मैं धीरज कुमार आज आप लोगों का बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मेनली हम यहाँ पर क्लास 11th, क्लास 12th, नीट और आईसीआर के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम के होते हैं, पर सर से जुड़ाव होने के कारण आज जो है हम आपके हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और आप अनुभव कीजिएगा कि अगर सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है तो भाषा मायने नहीं रखता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। और आप लोग अभी सबसे ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे होइएगा क्योंकि एग्जाम का समय नज़दीक आ गया है। तो अभी जो सबसे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आपको अपना विश्वास बना करके रखना है। और जितना ही समय बचा हुआ है उसमें बहुत ही अच्छे से मेहनत करना है। निश्चित रूप से आपका रिजल्ट बहुत ही बेटर होगा। लास्ट समय में जो मेंटेन होता है, जो चीज़ मायने रखती है, वो होता है आपका विश्वास, आत्मविश्वास। ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। तो अभी घबराना नहीं है, जितना समय बचा हुआ है उसको एकदम जी जान से यूटिलाइज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, ओपरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। इसमें आपका क्वेश्चन है कि ओपरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है जीन का संश्लेषण, दूसरा है जीन का एक्सप्रेशन, तीसरा ऑप्शन है जीन का रेगुलेशन और फोर्थ ऑप्शन है जीन का फंक्शंस। तो आपको मालूम है कि ओपरोन मॉडल जैकब एंड मोनैड साइंटिस्ट ने दिया था और ये आपको जीन के रेगुलेशंस को बताता है। यहां जीन के रेगुलेशन, तो फर्स्ट का आंसर जो है वो सी होगा, जीन का रेगुलेशन। ओपरोन मॉडल जो प्रदर्शित करता है वो आपको जीन का रेगुलेशन होता है। चलिए हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। इसमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन है शरीफा है, सेब है, नारंगी है और डी का जो ऑप्शन है वो इनमें से कोई नहीं। तो जनरली जो फल का खाया जाता है वो अंडाशय खाया जाता है, ओवरी खाया जाता है। लेकिन कुछ फॉल्स फ्रूट होते हैं जिसका यहां पर ओवरी को छोड़ करके कोई और पार्ट को फ्रूट में डेवलप होते हैं और उसको खाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सेब होगा। बी आंसर जो है सेकंड का वो बी आंसर होगा। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चंस पे चलते हैं। और तीसरे नंबर के क्वेश्चंस में कह रहा है डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। इसमें से आनुवांशिक पदार्थ किसका है डीएनए। पहला ऑप्शन है टीएमबी, दूसरा है बैक्टीरियोफाज, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जनरली जो आपको यहां पर नाम दिया गया है वो वायरस है और वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, डीएनए इसमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए बैक्टीरियोफाज का है, बी इसका आंसर सही होगा। बैक्टीरियोफाज हम वैसे वायरस को बोलते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। चलिए हम लोग अब फोर्थ नंबर के क्वेश्चंस पे चलेंगे और देखेंगे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चंस कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पहला है एक दिशीय, दूसरा है द्विदिशीय, सी है बहुदिशीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक बात याद रखिएगा, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है। कभी भी ऊर्जा का प्रवाह जो है वो द्विदिशीय नहीं हो सकता है या मल्टी डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। इसका आंसर जो होगा आपको फोर्थ का वो ए आंसर होगा, एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है। इसमें से कौन जो है एक जैविक खाद नहीं है। पहला ऑप्शन है एजोटोबैक्टर, बी में है बेसिलस थुरनजिनेसिस, सी है एजोला और डी है क्लोस्ट्रीडियम। इसमें से पूछ रहा है जैविक खाद कौन नहीं है। तो आप देखिएगा एजोटोबैक्टर जैविक खाद है, एजोला भी है, क्लोस्ट्रीडियम भी है और यहां पर अगर हम देखेंगे बेसिलस थुरनजिनेसिस, तो बेसिलस थुरनजिनेसिस जो है वो जैविक खाद नहीं है। इसको हम लोग जो है 5 का आंसर वो बी होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और आगे यहां पर देखेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः
किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है हवा, तीसरा है कीट और डी ऑप्शन है संपर्क। तो क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः हवा से होता है। इसका आंसर जो है वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। कह रहा है इसमें जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? पहला ऑप्शन है उत्पाद, दूसरा ऑप्शन है जीव, तीसरा ऑप्शन है माध्यम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या चीज बनाता है? उत्पाद का फॉर्मेशन करता है। ये आपका 7 नंबर का जो है वो ए आंसर सही है। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे आगे। किस फल में बीज चोल खाया जाता है? पूछा जा रहा है कि इसमें से बीज चोल को इंग्लिश में हम लोग एरिल बोलते हैं और कह रहा है कि इस फल में बीज चोल खाया जाता है। तो ऑप्शन है जायफल, बी है लीची, सी है शरीफा और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आंसर होगा इनमें से सभी। 8 का आंसर होगा डी। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे और आगे जो है आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है SO2 प्रदूषण का सूचक है। पहला सेवाल है, बी में है लाइकेन, सी में है कवक और इनमें से सभी। तो SO2 प्रदूषण का सूचक कौन है? इसमें से लाइकेन। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो सही आंसर है वो है आपका लाइकेन। बी आंसर सही होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है शहद का निर्माण कौन करती है? इसमें से कौन है जो शहद का निर्माण करती है? पहला है नर मधुमक्खी, बी है रानी मधुमक्खी, सी है कार्यकर्ता मधुमक्खी और डी है ए और बी दोनों। तो शहद का निर्माण जो है वो कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। इसका आंसर सी होगा। आगे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन 11 को देखेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? इसमें से कौन सी बीमारी है जो मुर्गियों में होती है? पहला ऑप्शन है हैजा, दूसरा ऑप्शन है बर्ड फ्लू, सी है रानीखेत और डी है इनमें से सभी। तो इसमें जो भी है ऑप्शन में सारी बीमारी मुर्गियों में होती है। तो डी इसका आंसर होगा। रानीखेत जो है एक जगह है उत्तराखंड में, वहां पर सबसे पहले एक डिजीज फैला था मुर्गियों में, इसलिए उस जगह का नाम पे ही हम इस बीमारी का नाम रख दिए हैं जिसका नाम है रानीखेत। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। इसमें कह रहा है इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा है लैक्टोबैसिलस, सी है विषाणु और डी है ईस्ट। तो इडली एवं डोसा का आटा हम लोग ईस्ट के प्रयोग से बनाते हैं और इसका आंसर डी होगा। तो क्वेश्चन हम लोग अभी तक 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे और क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। यहां पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 है एगरोज किससे प्राप्त किया जाता है? पूछा जा रहा है इसमें एगरोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो आप ऑप्शन को देखिएगा। यहां पर सबसे पहला है ऑप्शन मक्का है, दूसरा है समुद्री घास, सी है साइकस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एगरोज जो हम लोगों को मिलता है वो मिलता है समुद्री घास से और इसका जो सही आंसर है वो बी है। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर चलेंगे। ओपरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? अभी जब हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसी समय में बताए थे कि ओपरोन मॉडल जैकब एंड मोनेड ने दिया था। तो यहां पर है वाटसन तथा क्रिक, नीरेनबर्ग, जैकब तथा मोनेड और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसमें जैकब और मोनेड। करेक्ट आंसर है आपका जैकब एंड मोनेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? पहला ऑप्शन है मनुष्य में, दूसरा है बंदर में, तीसरा है चिंपैंजी में और डी है इनमें सभी। तो आंसर होगा इनमें सभी। डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, चिंपैंजी में, बंदर में, इनमें सभी में। तो ये आंसर इसका सही है। आगे चलेंगे हम लोग, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है द्विखंडन, बाइनरी फिजन किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में है, पारामीशियम में है, ए और बी दोनों में है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपको द्विखंडन जो पाया जाता है वो दोनों में है। ए और बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब सी इसका आंसर सही है। अब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी आएगा। कह रहा है डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? आपको मालूम है कि ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है, ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है और जी हमेशा सी के साथ बॉन्ड बनाता है। इसमें दिया क्या चीज? साइटोसिन दिया हुआ। तो यहां पर अगर आप देखिएगा साइटोसिन दिया है तो साइटोसिन का परसेंटेज आपको दिया हुआ है 18% और सी हमेशा जी से बॉन्ड बनाता है तो जी जो होगा वो भी 18% होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका 18% ये हो गया, 18% ये हो गया, बाकी बचा परसेंटेज ए और टी का होगा और वो कितना है यहां पर? तो आप देखिएगा 32% और टी भी होगा 32%। क्या पूछा जा रहा है? साइटोसिन दिया है और एडेनिन पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या होगा? 32%। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम लोग चलेंगे और आगे हम लोगों को क्वेश्चन देखना है विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? मलेरिया है, टाइफाइड है, एड्स है और कैंसर है। तो विडाल टेस्ट फेमस टेस्ट है और विडाल टेस्ट टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 18 का वो बी होगा। आगे अब हम लोग मूव करेंगे, क्वेश्चन 19 को देखेंगे। एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? आपको मालूम है एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यहां पर अगर आप देखिएगा निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है तो पहला है बी कोशिका, बी ऑप्शन है टी कोशिका, सी है एपिथेलियम कोशिका और डी है हेल्पर कोशिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हेल्पर कोशिका होगा, टी हेल्पर कोशिका। क्वेश्चंस अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे है आपका ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपको एलर्जेन, बी है आपका टीका, सी है एंटीबॉडी और डी है एंटीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एंटीबॉडी होगा। एंटीबॉडी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग आगे की ओर चलेंगे और आपका है 21 नंबर का एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है। एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एलर्जी के कारण जो निकलता है उसका करेक्ट आंसर है हिस्टामिन। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे और 22 में कह रहा है निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? यहां पर कह रहा है कि कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। भ्रूणपोष मतलब इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है कि नहीं? तो पहला है निषेध कांड, बी है एंटीपोडल, सी है सहायक कोशिका और डी है द्वितीय केंद्रक। तो इसका जो आंसर होगा वो द्वितीय केंद्रक होगा, क्योंकि द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर के ही नर युग्मक संयोजन करता है और भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो द्वितीय केंद्रक में आपको न्यूक्लियस 2 है, एन और एक मेल का और आकर के मिल गया तो 3n होगा, है कि नहीं? चलिए तीसरा है, मतलब 23 नंबर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और कह रहा है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो एक जीन जोड़ा अगर दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिस्टेसिस। दिस इज द करेक्ट आंसर।
चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे और आगे है क्वेश्चन, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है उसे क्या कहते हैं? तो त्रियक है, बी है नॉनसेंस कोडोन है, एंटी कोडोन है और समापन कोडोन है। तो हम लोग इसको बोलते हैं एंटी कोडोन। 24 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। चलिए 25 पर हम लोग आएंगे और कह रहा है यूचेरिया बैंकक्रॉफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है? मतलब ये जो बैंकक्रॉफ्टी वाला ग्रुप है वो किस में आता है, किस ग्रुप में आएगा? जैसे एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ते होइएगा, पॉडीफेरा है, सिलेंट्रेटा का ग्रुप आता है, टीनोफोरा का आता है। इसमें यही पूछ रहा है कि किसके ग्रुप में है ये। पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, बी है जीवाणु, सी है विषाणु और डी है हेलमिंथ। तो आपको मालूम है कि ये जो है हेलमिंथ के ग्रुप में आता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 26 को डिस्कस करेंगे और 26 कह रहा है अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो यहां पर ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, स्प्लीन, अमाशय। तो अधिक अल्कोहल लेने से लीवर जो है वो अफेक्टेड होता है, यकृत इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ रहे हैं और 27 में कह रहा है मेंडल के नियम का एक अपवाद, एक्सेप्शन इसमें पूछ रहा है। मेंडल के नियम का इसमें कौन सा अपवाद है, कौन सा एक्सेप्शन है? प्रभाविता, बी कह रहा है युग्मक की शुद्धता, तीसरा कह रहा है संलग्नता और डी कह रहा है स्वतंत्र अपव्यूहन। तो इसका आंसर संलग्नता होगा, ये मेंडल का एक्सेप्शन है। सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। 28 पर हम लोग आ चुके हैं। निम्न में से कौन यौन संचरित रोग है? पहला है टाइफाइड, बी ऑप्शन है हैजा, सी है मलेरिया और डी है सिफिलिस। तो आपको मालूम है इसमें जो आंसर होगा करेक्ट वो है सिफिलिस। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसमें से कौन है? यौन संचरित रोग। तो सिफिलिस इसका करेक्ट आंसर है, जो सही आंसर है वो सिफिलिस। निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी है? नहीं है। क्वेश्चंस को देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? पहला ऑप्शन है मम्स होता है, इन्फ्लुएंजा भी है, डिप्थीरिया है और मिजिलिस है। इसका जो है डिप्थीरिया जिसको हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया से होता है, यह विषाणु से नहीं होता है। और इसमें पूछ क्या रहा है कि कौन सा विषाणु से नहीं होता है? तो आंसर होगा डिप्थीरिया। 30 नंबर के क्वेश्चंस पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा पशुपालन में नहीं आता है? मधुमक्खी पालन है, कुक्कुट पालन है, मत्स्यिकी है और कार्बनिक खेती है। तो इसका जो आंसर है वो कार्बनिक खेती होगा, ये पशुपालन में नहीं आता है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलेंगे। 31 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? पहला है लुईस पास्चर है, जेडी वॉटसन है, उसके बाद स्टीफन हेल्स है और डी में रॉबर्ट कॉक है। तो इसमें जितने भी साइंटिस्ट हैं स्टीफन हेल्स को छोड़ करके सब लोगों का रिलेशंस माइक्रोबायोलॉजी से रह चुका है। 32 पर हम लोग चलेंगे। एंटीकोडोन किसमें पाया जाता है? एमआरएनए में, टीआरएनए में, आरआरएनए में, इनमें से किसी में नहीं। तो आंसर होगा एंटीकोडोन जो पाया जाता है वो टीआरएनए में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 33 पर आ चुके हैं और 33 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। कह रहा है मेंडल ने प्रतिपादित किया है संलग्नता का नियम, आनुवांशिकता का नियम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल ने जो प्रतिपादित किया है वो आनुवांशिकता का नियम प्रतिपादित किया है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। 34 पे आएंगे। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण
सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के सिद्धांत को और किसी नाम से हम क्या कहते हैं? पहला है प्रभाविता का नियम, बी है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, सी है युग्मकों की शुद्धता का नियम, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो युग्मकों की शुद्धता, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, सी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पर आ चुके हैं। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? नई प्रजाति जो बनती है उसके निर्माण का महत्वपूर्ण कारक, पहला ऑप्शन प्रतियोगिता, बी है उत्परिवर्तन, सी है विलगन, और डी है निरंतर विविधता। तो इसका आंसर होगा उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। 35 का आंसर बी सही है। पूछ रहा है एक्डीना इसमें से क्या है? योजनकरी, अवशेषी अंग, विलुप्तकरी, इनमें से कोई नहीं। तो एक्डीना है योजनकरी, एक्डीना योजनकरी है। आगे चलेंगे डोडो, डोडो इसमें से क्या है? डोडो विलुप्त प्रजाति है, संकटग्रस्त प्रजाति है, आपत्तिग्रस्त प्रजाति है, या इनमें से कोई नहीं? तो डोडो आपको विलुप्त प्रजाति में आता है। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो इसमें पूछ रहा है आपको कौन है जो द्विगुणित संरचना है। ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो पहला कह रहा अंडाणु, दूसरा कह रहा भ्रूणपोष, सी कह रहा युग्मनज, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से सभी। तो देखिए अंडाणु, इसमें पहला ऑप्शन है अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज और इनमें से सभी। तो आपको मालूम है अंडाणु जो है वो n है, अगुणित है, भ्रूणपोष जो है यहां पर 3n होता है, और युग्मनज का n। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी होगा। चलिए अब हम लोग 39 की ओर चल रहे हैं। इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है? यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है और ऑप्शन में दिक्कत आ गया है। ये क्वेश्चंस जो है हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो वृषण में कह रहा है, गर्भाशय में है, अंडाशय में है और यकृत में। तो टेस्टिस, वृषण में पाई जाती है सर्टोली कोशिकाएं, ये सही आंसर है। 41 की ओर चलेंगे। मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या क्या है? मनुष्य में, और उसमें भी पुरुष में पूछ रहा है। 44 प्लस XX, 44 प्लस XY, 46 प्लस XY या 46 प्लस XX। तो इसका जो आंसर होगा वो 44 प्लस XY होगा। अगर यहीं पर स्त्री में पूछ देता तो 44 प्लस XX हो जाता, लेकिन क्या पूछ रहा है? पुरुष में पूछ रहा है, तो 44 प्लस XX होगा। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा अभयारण्य असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। असम में है, कांजीरंगा, ये करेक्ट आंसर होगा असम। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? असम। बायोगैस में होता है, पहला ऑप्शन है CO2, बी है H2S, सी है CH4 और इनमें से सभी। तो बायोगैस में CO2 भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर आप देखिए CH4 होता है बायोगैस में, लेकिन यहां CO2 भी है, H2S भी है, CH4 भी है। तो आंसर इनमें से सभी होगा। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पूछ रहा है क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? लेप्टोटीनी में, साइटोकाइनेसिस, पैकेटीनी या डायकाइनेसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है बराबर एग्जाम में। पैकेटीन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए कह रहा है PCR से किसकी जांच होती है? HIV का, क्षय रोग का, हैजा का या कैंसर का? तो करेक्ट आंसर जो है वो HIV का, HIV। 46 में कह रहा है प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? किसी प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाना क्लोनिंग है या सेमा क्लोन है, सॉरी, उसके बाद सी है टोटीपोटेंसी या इनमें से सभी। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंसी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आवर्त बीजी पौधों में एंजियोस्पर्म के भ्रूणपोष में गुण सूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? N, 2N, 3N है कि नहीं? और कह रहा A और C दोनों। तो भ्रूणपोष जो है वो कैसा होगा? एंजियोस्पर्म में 3N होगा। इसका करेक्ट आंसर है आपको 3N। 48 पर आ गए हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है
तब यह क्या कहा जाता? पहला है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन, सी है ए और बी दोनों, डी है आंतरिक निषेचन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलैंगिक जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मानव युग्मकों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? युग्मक में पूछ रहा है, पहला है 21, दूसरा है 23, 44, 46। तो युग्मक में कितना होता है? 23। और हम लोग इस सेट के लास्ट क्वेश्चंस पे आ गए हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन है? इको R1, बाम HI, हिंद थर्ड है और इनमें से सभी। तो जितना भी नाम लिखा हुआ है ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इस तरह से हम लोग इसके 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।